नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। गणतंत्र दिवस देश में दशकों से मनाया जा रहा है और एक खास मौका और एक खास पल, एक खास तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन 2014 का जिस तरीके से एक नज़ारा तब सामने आया था और एक नज़ारा अब है, 66वां जो गणतंत्र दिवस है उस पर एक खास जो तस्वीर है वो उभर कर सामने आई है। मुख्य अतिथि के रूप में दुनिया के सबसे पावरफुल देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति बराक ओबामा ने शिरकत की और ओबामा इस दौरे पर भारत के लिए उम्मीदों का इतना बड़ा खांचा लेकर आए हैं जिसमें भारत की तरक्की के सपने सजोए जा रहे हैं। परमाणु समझौता कई सालों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन जब भारत और अमेरिका ने दो कदम आगे बढ़ाए तो रास्ता आसान हो गया। बराक ओबामा से भारत की कई उम्मीदें और सपने जुड़े हुए हैं, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं ओबामा का ये दौरा पिछले गणतंत्र दिवस के समारोह की फहरिस्त में न जुड़ जाए, क्योंकि पहले राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष का दौरा महज औपचारिक ही हुआ करता था। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति बराक ओबामा का भारत दौरा कई मायनों में अहम है। एक, ओबामा और मोदी की दोस्ती, दूसरा भारत और अमेरिका के रिश्ते और तीसरा सालों से अटके पड़े समझौतों पर बनी बात। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर देश नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वाकई में जिस तरीके से राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत आकर अपनी खुशी का इजहार किया, उससे वो खास मेहमान कम एक दोस्त ज्यादा नजर आए। वहीं भारत ने भी उनकी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ओबामा को ऐसे गले लगाया जैसे सालों से बिछड़े दोस्त मिल रहे हों, और दोस्ती में मिठास तब ज्यादा घुल गई जब मोदी ने दोस्त के लिए स्पेशल चाय बनाकर अपने हाथों से उन्हें दी और ढेर सारी मन की बात और दिल की बात आपस में की, जिसका असर हैदराबाद हाउस में समझौतों के रूप में साफ नजर आया। अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते, न्यूक्लियर डील पर 2 प्रस्ताव पर सहमति, इंश्योरेंस पूल बनाए जाएंगे जिसमें 4 बड़ी बीमा कंपनियां शामिल होंगी, न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रैकिंग की शर्त से पीछे हटा अमेरिका, अमेरिका और भारत के बीच हुए समझौते, यूएन में स्थायी सीट के लिए अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे, मोदी ओबामा और दोनों देशों के एनएसए के बीच हॉटलाइन बनेगी। इसके अलावा विज्ञान, तकनीक, इनोवेशन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल्स मसले पर दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार में तेजी आएगी और ओबामा ने कहा कि पिछले सालों में बायलैटरल ट्रेड 60% बढ़ा है और नई ऊंचाई पर ले जाने पर सहमति भी बनी है। अमेरिका डिजिटल इंडिया पर भारत का सहयोग करेगा। फिडेंस ट्रेड और टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को डिफेंस पॉलिसी ग्रुप के तहत बढ़ाया जाएगा। DTTI के तहत मिलिट्री हार्डवेयर बनाने के लिए को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट सहयोग के लिए अमेरिका ने 17 हाईटेक का ऑफर दिया है, जिसमें 17 में से भारत ने UAVs और एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम कैरियर जैसे 5 ऑफरों में दिलचस्पी दिखाई है। 3 स्मार्ट सिटी इलाहाबाद, अजमेर और विशाखापट्टनम बनाने में अमेरिका सहयोग करेगा। मोदी ने कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं। जलवायु परिवर्तन पर पूछे गए सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि चीन और रूस के जलवायु परिवर्तन समझौता होने से हम पर कोई दबाव नहीं है। मोदी ने कहा, भारत पर किसी देश या व्यक्ति का दबाव नहीं है, लेकिन हम पर दबाव इस बात को लेकर है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे। ग्लोबल वार्मिंग पर हमारा रुख क्या होगा, इसलिए हम ग्लोबल वार्मिंग मसले पर विश्व के साथ मिलकर काम करेंगे। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत पड़ोसी देश अफगानिस्तान में मदद का अभियान जारी रखेगा। अपने बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी स्थायी अफगान बनाने में भारत की कोशिशों की सराहना की।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक परमाणु डील में इंश्योरेंस पूल के तहत अमेरिका की 4 बड़ी सार्वजनिक कंपनियां 750 करोड़ का एक फंड बनाएंगी और बाकी के 750 करोड़ का भार भारत सरकार पर होगा। इस पूल की कुल राशि 1500 करोड़ रुपए होगी और दुनिया में कई देशों ने अपने यहाँ प्लांटों में कोई हादसा होने पर ऐसे 26 इंश्योरेंस पूल बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा की दोस्ती रंग लाती हुई तो नजर आती है और इसका एक नजारा परेड के दौरान भी देखने को मिला। राजपथ पर बारिश के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, इन सभी के चेहरे खिले खिले नजर आए। लेकिन एक सवाल जो कि बहुत बड़ा है वो ये कि क्या इतिहास की तरह ये दौरा भी महज औपचारिकता भर रह जाएगा या फिर ये दोस्ती, ये मुस्कान, ये मुलाकात, ये तस्वीरें भविष्य में भारत को बदलने में कामयाब रहेंगी। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। उम्मीदों के ओबामा तो कहा जा रहा है, उम्मीदें थी ढेर सारी और बाकायदा जिस तरीके से एक दोस्ती की न्यू केमिस्ट्री सामने निकल कर आई है उसके साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि कहीं औपचारिकता भर तो नहीं रह जाएगा। जो समझौते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, जो खुशी झलकी है और जिस तरीके से एक नई उम्मीद जुड़ी है अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर, क्या धरातल पर ये उम्मीद उतरेगी? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी मौजूद हैं, शिरोमणि शुक्ल जी मौजूद हैं, राकेश भांजी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल पुष्परंजन जी आपसे है मेरा, दोस्ती, नई केमिस्ट्री कैसी रही? और जिस तरीके से एक सवाल जहन में उठ रहा है कि कहीं औपचारिकता तो नहीं रह जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस दोस्ती को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कल उनको आगरा जाने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित किया। उन्हें जाना कहाँ है तो सऊदी अरब कल होंगे। सऊदी अरब के शाह की मृत्यु हुई है और नए जो निज़ाम वहाँ पर हैं उनसे मिलना है, सलमान जो हैं वहाँ पर, उनसे सब चीज़ें समझनी है कि कैसे ऑयल की नई पॉलिसी बनेगी, कैसे हथियार के मामले में हमें काम करना है। यही ओबामा हैं जो फ्रांसवा ओलांद के बड़े घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े घनिष्ठ मित्र माने जाते थे, लेकिन उनसे मिलने का समय पिछले 10 दिन में नहीं था। तो मित्रता का जो हम लोग गुब्बारा फुला रहे हैं भारत में, ओबामा बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकल और ऐसे देश के नेता हैं जो व्यापारी देश है। वो एक एक चीज़ को बारीकी से देखने वाले लोग हैं। वो गले मिलते हैं तो उसमें भी व्यापार की बू होती है। इतनी आसानी से, इतना आप ये मत समझ लीजिए कि उनकी सदाशयता या उनका खुलापन जो है उसके पीछे वो सावधान नहीं है। वो बहुत सावधानी से भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं, भारत के एक एक नब्ज को खंगाल रहे हैं कि क्या इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट सॉल्व हो सकता है। अगर वो न्यूक्लियर डील पे भी वो आगे बढ़े, अगर उन्होंने पूल के लिए हामी भरी और उसके लिए तैयार हुए। तो इसमें दिक्कत क्या है? बिजनेस की उम्मीद तो हर देश पाले बैठा है, इसमें दिक्कत क्या नहीं है? आप जो कह रहे हैं कि मित्रता से हम बहुत भारत गदगद है, गदगद नहीं होनी चाहिए, हमको सावधान होना चाहिए और उस मित्रता का एक अच्छा वातावरण उससे बनता है। कूटनीति में ऐसा वातावरण होना भी जरूरी है, लेकिन हमें उस मित्रता पे खरा भी उतरना है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कूटनीति में मित्रता तभी काम आती है जब आप सशक्त हों। अगर आप सशक्त नहीं हैं, याचक की तरह हर बात में निवेश मांगेंगे तो देश भी आपको उसी तरह से ट्रीट करेगा। उन्होंने पुल के लिए इसलिए हामी भरी है कि उन्हें अपना न्यूक्लियर सामान बेचना है। यहाँ जो एटमी बिजली घर लगेंगे, अमेरिकन कंपनियों का दबाव लगातार रहा है। जो वहाँ पर ज्यूज जो उस न्यूक्लियर मार्केट में छाए हुए अमेरिका में, उनका भी ओबामा पर दबाव है, उनकी घरेलू राजनीति पर दबाव है। मगर सर एक सवाल है यहाँ पर, क्या इस बात की खुशी नहीं होनी चाहिए कि 6-7 साल से जो काम अटका पड़ा है, पिछली सरकारें नहीं करा पाई, चाहे किसी की वजह से, ये काम कम से कम शुरुआत तो हुई, कुछ आगे तो बढ़ा नहीं? उससे नुकसान क्या हो रहा था भारत को? आप अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण जो वियना में है, IAEA, उसके अनुरूप आप काम कर रहे थे, आपका रिसर्च चल रहा था, आपकी कोई ऐसी चीज रुकी नहीं थी उसके बगैर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, शिरोमणि जी आपका क्या मत है इस पर? देखिए, मैं थोड़ा सा भिन्न तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। उम्मीदें पालना बहुत अच्छी चीज़ है और दोस्ती गाढ़ी करना भी बहुत अच्छी चीज़ है।
पर ये दोस्ती किन लोगों के बीच में है? अगर ये दो राष्ट्रों के अध्यक्षों के बीच की दोस्ती है केवल, अगर उम्मीदें केवल एक प्रधानमंत्री या एक राष्ट्रपति की हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें बीच में छूट जाती हैं। अगर लोगों में वो उम्मीदें हों, जैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें कि अगर भारत के लोगों को उम्मीदें हों अमेरिका से या अमेरिकी राष्ट्रपति से, तो हो सकता है कि थोड़ी भिन्न स्थिति सामने आएगी। अभी ऐसा लग रहा है कि ये केवल और केवल अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के बीच की दोस्ती है। अब ये दोस्ती बहुत अच्छी हो, बहुत प्रगाढ़ हो, तो इससे इस देश को कितना फ़ायदा हो सकता है, इस देश के लोगों का हित कितना सकता है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा माहौल है। पर पता नहीं, मुझे लगता है कि इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर केवल अपनी दोस्ती करनी है, अपने सवालों को हल करना है, तो एक अलग बात है। ये जो आज कल में हो रहा है, इससे मैं ऐसा महसूस करता हूँ। नहीं, ये जो आपने सवाल उठाया है कि अपने लिए करना है, अपने सवालों के लिए करना है, जो हुआ है, जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उसमें जो सामने निकल कर आया है, क्या ये देश के हित में नहीं है, क्या अपने लिए हुआ है? क्या मैं इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे कि एक चीज़ कई सालों से रुकी हुई थी, एक परमाणु समझौता हुआ, इस देश में बहुत विवाद हुआ था जब वो समझौता हो रहा था, और हम लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि उस समय यहाँ की जो सरकार थी एक समय संकट में आ गई थी। वो समझौता हो गया, पर उसके बाद से वो रुका हुआ, उस पर आपके हिसाब से कोई बहुत काम नहीं हुआ। अब वो होने जा रहा है। वो किन शर्तों पर होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको छोड़ करके अमेरिका तैयार हो जा रहा है या भारत तैयार हो जा रहा है। अगर 6 साल 5 साल नहीं हुआ, तो जो कारण थे, क्या वो कारण हल हो गए हैं, या आज जब समझौता हो रहा है, होगा, तो जो प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी वो क्या सुलझ जाएंगी। मैं इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहा हूँ। ये 2 पॉइंट उठा रहे हैं जिस पर सहमति बनी है, जो आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंश्योरेंस पूल बनाए जाएंगे जिसमें 4 बड़ी बीमा कंपनियां शामिल होंगी। दूसरा हुआ है कि न्यूक्लियर मटेरियल की ट्रैकिंग की शर्त से अमेरिका पीछे हट गया है। देखिए, बीमा को लेकर के अगर आप देखें, इंश्योरेंस की जो बात है, उसमें एक जो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और जिसको लेकर के बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अगर यहाँ इस देश में कोई प्रॉब्लम होती है, उसको आप बहुत सारे लोग भोपाल से जोड़ के देख रहे हैं, फुकुशिमा से जोड़ के देख रहे हैं। अगर यहाँ ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, बाय द वे न हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर होती है तो उस समस्या को हम कैसे हल करेंगे? या तो भोपाल की तरह छोड़ देंगे। अगर उसमें ऐसी कोई चिंता नहीं है हमारे सामने, तो बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से परमाणु को लेकर के भी है। परमाणु के सवाल पर जितनी शंकाएं थी, जितनी समस्याएं थी, अगर वो हल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। चलिए, ठीक है। राकेश भान जी, आपका पॉइंट इस पर क्या है कि जिस तरीके से ये जो वार्ता हुई है, एक जो नई केमिस्ट्री सामने निकल कर आई है, और ये जो समझौता हुआ है, समझौते में सबसे ऊपर ये जो है वो परमाणु करार है। ऐसा जहाँ तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, पिछले 5-6 सालों में अमेरिका के साथ कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत का मौका है। अब आगे क्या होगा, ये इंश्योरेंस पूल कैसे बनता है, कौन सी कंपनी आती है और इससे बिजली की कीमत कितनी बढ़ती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि अब शुरुआत, जो गाड़ी रुक गई थी वो फिर से ट्रैक पर आकर चलने लग गई है। तो मुझे ये तो लगता है कि ये इसमें उम्मीदें हमारी जागी हैं। भारत को भी फायदा है और अमेरिका को भी फायदा है। अपना स्वार्थ या देश हित के लिए? नहीं, ये तो देश हित की बात मैं कर रहा हूँ। मोदी जी का भी स्वार्थ है। अगर देश हित में काम करेंगे तो शायद लोग फिर से उनको वोट देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं वोट देंगे। तो उसमें अगर कोई राजनीतिक आदमी स्वार्थ रखता है तो उसमें मुझे गलत नहीं समझता। मनोज जी, ये जो पॉइंट सामने निकल कर आया है, न्यू केमिस्ट्री और जो समझौते हुए हैं, जो इतने सालों से पेंडिंग पड़े हुए थे और ये धूल हट नहीं पा रही थी और ये हटी है कुछ हद तक, आपका नजरिया इस पर क्या है? नहीं, देखिए, जो केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच देखने को मिल रही है हमें, तो कोई भी केमिस्ट्री जब आपसी रिश्ते, आपसी संवाद अच्छा होता है
आपके बीच आत्मीयता होती है तभी चीजें आगे बढ़ती हैं। मुझे लग रहा है इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते जाते थे अमेरिका और भारत में, लेकिन शायद इस इतना ज्यादा आत्मीयता देखने को कम मिलती थी। एक अनौपचारिक सा रिश्ता देखने को मिलता था कि आए बैठे चले गए, लेकिन इस बार गले भी मिल रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आत्मीयता और बढ़े। मैं पंत जी की बात से सहमत हूं इस बात से कि इस दोस्ती को जो देख रहे हैं हम लोग उतना ज्यादा ना देख लें, इतनी उम्मीदें ना पाल लें। अमेरिका के अपने हित है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं इस बात से, लेकिन भारत के जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, उनको भी पता है इस बात का कि हमारे भी अपने हित हैं। जब आप किसी से दोस्ती करते हैं या संवाद या लेन देन की कोई बात करते हैं तो उसमें दोनों ही लोग अपना अपना वो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, दूसरे को कितना मिल रहा है। और भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जिस प्रकार की बन रही हैं, उसमें हमें लगता है कि संभल के जरूर चलें, लेकिन अमेरिका से दोस्ती करने में नुकसान हमें नहीं दिखता है। और मुझे लगता है कि इस बार जो राजपथ पे हमें देखने को मिला, अमेरिका राष्ट्रपति जो वहां पर मौजूद रहे आज, तो भारत ने भी अपनी सांस्कृतिक, सैन्य और हर तरह की जो विरासत है अपनी, उसका एक भव्य प्रदर्शन करके उनको भी ये दिखाने का दिखाया है कि भारत अब किसी मामले में कम नहीं है और बराबरी के साथ चलने में यकीन कर रहा है। पुष्परंजनी, भारत किसी मामले में कम नहीं है और बराबरी के साथ चलने के लिए तैयार हो रहा है। और तकरीबन जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं उसमें क्या कहेंगे, और जिस तरीके से मनोज जी ने कहा कि कुछ नुकसान नजर नहीं आ रहा है। देखिए, क्रेडिट दोनों को देना चाहिए। न्यूक्लियर वाले मामले में अमेरिका से जो हुआ है, शुरुआत मनमोहन सिंह से अगर होती है तो उसका एक अंजाम पे लाने में मोदी जी का रोल रहा है। हम दोनों की भूमिका को, दोनों के योगदान को नकार नहीं सकते हैं। उसे राजनीति के चश्मे से कोई देखता है तो बीजेपी वाले करेंगे, शुरू में जब विपक्ष में थे तो उन्होंने संसद तक में सरकार को गिराने तक की कोशिश की थी इसी मुद्दे को लेके, लेकिन यही बीजेपी वाले जब सरकार में आए तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उस दरवाजे को खोलने की सवाल कोशिश एक जहन में चल रहा है लोगों के कि तब ये लोग सपोर्ट कर देते तो शायद उस समय हो जाता, जिस तरीके से विरोध किया नहीं, लेकिन बीजेपी कुछ ऐसी शर्तें थी जिसपे वो लोग, उनको लगता था देश हित में ठीक नहीं हो रहा है, इस वजह से वो सरकार के विरुद्ध गए थे। तो उसकी बड़ी वजह हो सकती हैं और हो सकता है उस वजहों को अभी शॉर्ट आउट किया गया हो, क्योंकि उस समय भी ऐसी न्यूक्लियर लाइबिलिटी की बात हो रही थी कि आप कुछ भी आप प्रसंस्करण कर रहे हैं या कोई भी आप उसके सारे डिटेल्स देंगे अमेरिकन को, CIA को और तमाम जो भी एजेंसी निगरानी कर रही हैं। लेकिन उसके लिए उसका अगर प्रतिरोध उस समय का विपक्ष कर रहा था तो अपनी जगह वो सही था। हम उसे एकदम से ये नहीं कह सकते हैं, उस कटघरे में खड़ा भी करना उचित नहीं होगा, उसके कारण जरूर रहे होंगे। आज वही विपक्ष सत्ता में है, अगर कर रहा है तो हम उसे डिस्क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिका देश हित में रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल है कि आप इसका राजनीतिकरण न करें, चुनाव में कभी जाके इसका मुद्दा न बनाएं और हर मोर्चे पे जाके ये नहीं कहे कि आपने कुछ नहीं किया, हमने बहुत कुछ कहा है। ये देश हित में दोनों नेताओं ने किया है, इसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा किसी एनालिसिस। मनोज जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था, बात कह दी उन्होंने कि जो लायबिलिटी वाली बात थी उसको जरूर इसमें सुलझाने की कोशिश हो रही है कल। और एक बात, हाँ, ओबामा ने खुद ही इस बात को कहा कि ये दोस्ती नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच नहीं हो रही है, ये दोस्ती जो आगे बढ़ रही है वो भारत और अमेरिका के बीच बढ़ रही है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि देखिए 2017 में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, ओबामा जीतेंगे या हारेंगे वो एक विषय अलग है, हमारे यहाँ भी उसके बाद 19 में चुनाव होंगे। तो ये दोस्ती जो है अगर भारत और अमेरिका के स्तर पे आगे बढ़ रही है, और अभी तक की अगर हम देखें, पिछली बार मोदी जी जब अमेरिका गए थे वहां के शासन में, वहां के लोगों में भी उत्साह नजर आया और ओबामा को लेके हिंदुस्तान में भी उत्साह नजर आया। तो दोनों देशों की जनता में भी एक सकारात्मक उम्मीदों का एक मैं देख रहा हूं कि वो बढ़ रहा है आगे। और ये अगर पॉजिटिव ढंग से बढ़ रहा है और दोनों देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे को विकास में सहयोग देते हैं तो निश्चित रूप से दोस्ती का दोनों देशों को फायदा होगा। लेकिन ओबामा, एक विपनेश जी मैं कहना चाहूँगा जी, ओबामा इस सच से नकारना नहीं चाहिए, इस सच्चाई को हमें महसूस करना चाहिए कि ओबामा अभी बिजनेस ट्रिप पे आए थे, है ना। ठीक है, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन उनकी यात्रा का जो मयार था, यात्रा का जो उद्देश्य था वो बिजनेस था। वो इससे पहले आप साल भर पहले का ओबामा देखिए तो अफ्रीका की ओर देख रहे थे कि कहाँ अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था धंस चुकी थी
उसको धीरे धीरे ओबामा ने उभारा है। वो अफ्रीका की ओर देख रहे थे, लेकिन उन्हें एक मोदी के आने के बाद, ये सरकार आने के बाद, एक भारत एक बहुत बड़ा मार्केट दिख रहा था। अभी जो भी वो टीटी या जो भी सीईओ उनके साथ आए एयरपोर्ट 1 में, उसमें वो तमाम सीईओ वही लोग हैं जो इस मार्केट को ढूंढने आए हैं भारत में, उन संभावनाओं को तलाशने आए भारत में। और बिजनेस समिट में ये बात सामने निकल कर आई और दोनों तरफ से कहा गया है कि साथ मिलकर काम करेंगे, साथ बढ़ेंगे, और वाकई में दोनों तरफ से ये पर्पस जो है वो पूरा कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है। बिजनेस डील की अगर बात करें तो डेलीगेशन बकायदा आया और इस बात की चर्चा भी हुई है, और जैसे कि मनोज जी ने भी कहा कि दोनों ने स्वीकारा है कि ये ओबामा और मोदी जी की दोस्ती की बात नहीं है, ये अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं किस तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं उस दिशा में आगे पहल हो रही है। जी, जिस तरीके से शिरोमणि जी, ये जो रिश्ता अगर स्ट्रांग होता है तो वाकई में अगर देखा जाए तो दुनिया की निगाहें इस डील पर, इस दोस्ती पर, और ये जो दौरा है भारत का 3 दिन का ओबामा का, सबकी निगाहें टिकी हुई है। जाहिर सी बात है कि जो अदर कंट्रीज हैं उनमें बेचैनी होगी। अगर भारत के साथ ये स्ट्रांगनेस रहती है और ये रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये वाकई में एक मिसाल के तौर पर क्या आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि दूसरे देश भी कतार में है और देख रहे हैं इस चीज़? नहीं, ये तो इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है कि भारत लगातार एक मजबूत देश के रूप में दुनिया के सामने है, और उसकी विदेश नीति से लेके अर्थनीति तक आप देखिए कि दुनिया में एक बड़ी मंदी थी जब भारत खड़ा हुआ था। वो आर्थिक रूप से अपने को बताता भी था और यहाँ भी दिखता था कि उस तरह का कोई संकट नहीं है। आप अमेरिका की जो अपनी नीतियाँ हैं, अफ़गानिस्तान से लेके ईरान से लेके इस तरह, उसमें भी आप पाएंगे कि भारत बहुत मजबूती के साथ अपने हित और अपनी बातें रखता है, और वहाँ वो सहयोग में, समर्थन में जहाँ खड़ा होता है। तो जैसे मनोज जी अभी कह रहे थे कि हम एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं, कई ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि पिछले 5-10 सालों में न दिखी हों, उस तरह के लक्षण दिखने लगे हैं अमेरिका को भी कि भारत के साथ वो अगर संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक अगर वो रखता है तो वो उसके लिए भी फायदेमंद होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि अगर ये दोस्ती प्रगाढ़ होती है, वो मैं जब कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत न हो करके, अगर ये व्यापार के स्तर पर, निर्माण के स्तर पर अगर ये होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर ये केवल ऐसे नहीं होंगी कि आप एक दिन आएंगे, हम इस बात से खुश हो सकते हैं कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अमेरिका क्या क्या अपने हित लेके यहाँ आ रहा है, उसके अपने इंटरेस्ट कितने हैं। नहीं, ये बात तो पीएम ने पहले ही क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर बाहरी कंपनियां भारत में आ रही हैं तो पहले उनको भारत के बारे में सोचना होगा, दूसरे नंबर पे खुद के बारे में सोचना होगा। शायद इस बात को फील किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब तक जो नहीं हो, क्लियर कर दिया है। निश्चित रूप से अपनी बात कहने से वो पीछे नहीं हटे। देखिए, निश्चित रूप से कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहता है कि हम आपके लिए सब कुछ खोल देंगे, कोई शर्त नहीं होगी, ऐसा होता भी नहीं है कभी। ये जरूर है कि हमारे प्रधानमंत्री जो अभी हैं वो ज्यादा मजबूती के साथ इन चीजों को रखते हैं, तो हो सकता है कि उससे ज्यादा विश्वास बढ़े। और मैं यही कह रहा हूं कि अगर भारत अपने हितों के साथ, अपने लोगों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करता है, कल को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं जो पहले नहीं हुई हैं। और अगर इसी तरह होंगी तो हो सकता है कि अगले 5 सालों में, 4 सालों में, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट है वो सामने निकल कर आ रहा है। निश्चित रूप से। चलिए, इस सकारात्मक नजरिए पर हम चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है, विशेष मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और भी कुछ करार हुए हैं, कुछ और भी समझौते हुए, उन पर भी हमारी चर्चा होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। तो राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये ऐतिहासिक दौरा माना जा रहा है, और कुछ ऐसा हुआ है इस दौरे में जो पहले कभी नहीं हुआ, और एक खास नज़ारा, एक खास तस्वीर सामने निकल कर आई है। मगर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस दौरे से, इस उम्मीद से भारत को क्या मिला है। राकेश जी, एक
आगे जो एक समझौते हुए उन पर भी हम चर्चा करेंगे, मगर एक जो सबसे बड़ी परेशानी जो सामने निकल कर आई है, अमेरिका की जो कंपनियां रही हैं उनकी शिकायत रही है कि हम करना तो चाहते हैं इन्वेस्ट, वहाँ पर काम करना चाहते हैं, लेकिन फैसिलिटी नहीं मिलती भारत में उस तरीके की, तो वहाँ पर निराशा हाथ लगती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये महसूस भी किया था कि हम वो उन बाहर की जो कंपनियां हैं उनको नहीं दे पाए, वो फैसिलिटीज़ और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, यानी कि एक जो होता है कि एक अच्छा सा फील जो कंपनियों को देना चाहिए वो भारत में नहीं मिल पाता। तो इस और पहले भारत सरकार को अग्रसर होना होगा, तभी जाकर कुछ आगे बात बन सकती है। इस पर क्या नजरिया है आपका? जो उनकी नज़रिया है कि वो उनको यहाँ सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कुछ हद तक वो सही है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हम बाहर की कंपनियों को देंगे वही फैसिलिटीज़ हमको हिंदुस्तानी कंपनियों को भी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनता है, लेबर लॉज में प्रगति होती है और चीज़ों में हम बिजनेस को सुविधा देंगे तो अच्छी बात है। तो वो अगर भारतीय कंपनी भी बिजनेस कर सकती हैं तो अमेरिकन कंपनीज भी आएंगी, लेकिन केवल सुविधाएं अमेरिकन कंपनीज को देना और भारतीय कंपनी को नहीं देना, उसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। मगर अगर आप फैसिलिटी, सबसे पहले तो उस बात का ध्यान रखना होगा ना, अगर आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो उसकी जो सुविधा है, सामान है, जो भी उसका ख्याल रखना होगा। अगर वो आए हैं इतनी उम्मीद लिए, निराशा हाथ लगेगी तो फिर ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम उनको इनवाइट कहते हैं, कई बार ये बात सामने निकल कर आती है कि अपने तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो मेहमान आए उनका खास ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, मेहमान का आप ख्याल रखिए, लेकिन हम उनको वो केवल मेहमानबाजी में नहीं रखे, वो आकर यहाँ कमाने के लिए आ रहे हैं। हम उनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम एड नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आइए हमारे मार्केट को आप में अपना सामान बेचिए, फायदा आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। इसमें ये ट्रेड की बात है, ये व्यापार की बात है, उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। जो सुविधा हम अमेरिकन कंपनीज को देंगे वही सुविधा हमको जापानी कंपनी को भी देनी पड़ेगी, वही सुविधा हमको भारतीय कंपनीज को भी देनी चाहिए। चलिए, ट्रेड की बात है, व्यापार की बात है। मनोज जी, आप किस तरीके से सोच रहे हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल राकेश जी और पुष्परंजन जी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वो व्यापार के नजरिए से आ रहे हैं, दोस्ती और ये शब्द हम लोग कहें, अच्छी बात है। कूटनीति में इन शब्दों का भी अपना एक स्थान होता है कि बहुत आत्मीयता रहे, बहुत अच्छे से मिले, ये सब चीज रहती हैं। लेकिन ये बात जो पुष्परंजन जी कही, राकेश जी जो कह रहे हैं, वो व्यापार के ही हिसाब से आ रहे हैं। और देखिए, हम भी जो सोच रहे हैं हम भी इस दृष्टि सोच रहे हैं, हमारे देश का भला कितना होना है, हमें स्मार्ट सिटी देश में डेवलप करनी है। मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री ने स्वयं दिया है, ऊर्जा 24 घंटे बिजली सबको देनी है। अगर ये सारे काम हमको ढांचा के सुविधाओं के देश में करने हैं तो हमको पैसा चाहिए, ये सच्चाई, इसमें कड़वी सच्चाई है। और निवेश बाहर से आएगा तभी देश आगे और बढ़ेगा आर्थिक रूप से। लेकिन निवेश किसकी कीमत पर? जिस तरफ पुष्परंजन जी इशारा कर रहे हैं और राकेश जी इशारा जो कर रहे हैं, वो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ये भारत का जो नेतृत्व है उसको ध्यान में रखना है कि अगर हमें निवेश चाहिए तो किस कीमत पर चाहिए, क्या देश की कीमत पर या देश के लोगों की कीमत पर? तो ये बहुत एक दोनों देशों को अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा इन बातों को, और ये भी एक रणनीति का हिस्सा होगा। वो बाद में हमें पता लगेगा कि इसमें मोदी सरकार कितनी कामयाब रही। मगर शिकायतों के साथ सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता, ये कई मर्तबा हमने देखा है। जब तक शिकायतें दूर नहीं होंगी तब तक सिलसिला कैसे आगे कारगर? नहीं, कुछ हद तक बातें हैं हमारे देश में, शिकायतें उन्हें ही नहीं है, शिकायतें हमारे देश की कंपनियों को हैं, हमारे देश को उद्योगपति को हमें ये सुविधा नहीं मिलती है, तो वो शिकायत क्या कर रहे हैं? ये तो एक देखिए, मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद, उससे पहले जब वित्त मंत्री वो 90 के दशक में बने, आर्थिक उदारीकरण की जो पॉलिसी वो लेके आए, उससे बहुत कुछ देश में बदला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आज ही हो रहा है, पिछले 2 दशकों की यात्रा है इसके पीछे, और उसमें हमें नहीं भूलना चाहिए। धीरे धीरे इस देश ने उद्योग के स्तर पर हो, लेबर ला के स्तर पे हो, बहुत परिवर्तन किए हैं और बहुत गुंजाइश बढ़ी है आगे। अब देखना यह कि बदलती जो आर्थिक दुनिया की तस्वीर है, उसमें हिंदुस्तान अपने आप को कितना बदल सकता है और हम कितनी जगह बाहर वालों को दे सकते हैं। चलिए, एक पॉइंट पुष्परंजन जी का इस पर जान लेते हैं। पुष्परंजन जी, ये जो शिकायतों का सिलसिला जब तक दूर नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहती है। और आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के जो बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वो उनके साथ खड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्ट्रांगनेस तो है, कोई ऐसी बॉन्डिंग तो है जो आज वो दिखाई दे रही है? विपिनेश जी, आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं सीईओ फोरम की बैठक को देख रहा था, ज्वाइंट फोरम को एड्रेस कर रहे थे मोदी और ओबामा। दोनों काफ़ी गंभीर थे। वो जितना प्रफुल्लित पहले हैदराबाद हाउस में थे, वो चीज़ें नहीं थी, वो एकदम गंभीरता दोनों बरत रहे थे। मोदी जी 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट किया उन्होंने। पहला ये कि जो बड़े बिजनेस हैं, जो वहाँ से बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं, वो पीएमओ देखेगा
और जो बाकी हैं वो दूसरे लोग देखेंगे। आपको ध्यान होगा जब वो अमेरिका गए थे या उसके बीच का जो समय था, उन्होंने बार बार वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस करते हुए कहा कि सिंगल विंडो रहेगा, सिर्फ पीएमओ से ही फाइलें गुजरेंगी। आज आते आते वो कह रहे हैं कि 2 अलग अलग किस्म के बिजनेस सेक्टर को हम देखेंगे। एक जो बहुत बड़े पैमाने पे जो उद्योग आएंगे वहां से, उसको सीधा सीधा पीएमओ देखेगा। यहाँ तो इसमें गलत क्या है? सरकार नहीं, यही तो गलत करती है आई ना, है अब। गलत सरकार यही तो करती आई है। विपिन जी समझिए, इसकी बारीकी को समझिए। जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको पीएम अगर हैंडल करते हैं तो वो खास चैनल से जाएगा और जल्दी होगा। जो छोटी इंडस्ट्री जो और रास्ते से गुजरने हैं उनको, वो सिंगल विंडो में नहीं होगा, उसमें तमाम अड़चने आएंगी। इसीलिए जो अमेरिका में सारे ही नहीं है कि जो अरबों रुपया एक बार में अरबों डॉलर लेके आ रहे हैं आपके यहाँ लगाने के लिए, छोटे इन्वेस्टर्स ही आएंगे, बल्कि छोटे इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे। दूसरा ये कि आपके जो सीईओ फोरम में भी तमाम चीज़ें आप बार बार ये बता रहे हैं, जन धन योजना हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हम यहाँ पर भूमि कानून को बदलने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, ऐसा हम करेंगे, ये वो बताना चाह रहे हैं। 8 महीने में क्या किया उसका, कि हमने अचीव कर लिया इतने महीनों में इतना। तो देखिए जन धन योजना, सुनिए, राजपथ पर विपनेश जी जन धन योजना की झांकी प्रस्तुत कर दीजिए, मेक इन इंडिया की झांकी प्रस्तुत कर दीजिए, सफाई की झांकी प्रस्तुत कर दीजिए। ये नहीं चलने वाला है इस तरह से, है ना। आप मेक इन इंडिया का प्रोग्राम मोदी जी का अकेले नहीं है। आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूँ, मगर अगर हम 20 सेकंड और दूंगा, 20 सेकंड और दूंगा आपसे अगर समय है तो। ठीक है। सुखोई 30 MKI 140 पीस बनाने थे भारत में, रूस से समझौता हुआ 2000 में। 2002 में वाजपेयी जी की सरकार थी जब ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। ये वाजपेयी जी हैं जो इस युद्धक विमान को उनके दौर में बना और उसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साझा समझौते से भारत में उसको शामिल किया गया एयरफोर्स में, है ना। तो आज मोदी जी अगर कहते हैं कि मेक इन इंडिया मेरा प्रोग्राम है, मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, ये गलत है। उन्हीं के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री, उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री ने इसे चलाया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम को। कभी वाजपेयी जी ने इसका नारा नहीं दिया, कभी राजपथ पे भी उनकी कोई ऐसी गाड़ी नहीं चली थी। तो आप इस समारोह को फिर उस दिशा में क्यों ले जा रहे हैं? आपका एक बहुत पॉपुलर कार्यक्रम है, ठीक है, आप उसे शामिल कीजिए, आप उसे लागू कीजिए, देश हित में जरूरी भी है मेक इन इंडिया। लेकिन आप अपने ही पार्टी के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के एक बड़े कार्यक्रम को आपने लिया चुपचाप और उसे आप लागू कर रहे हैं, लेकिन आप बता नहीं रहे हैं देश को। एक पॉइंट मनोज जी, क्या आपको ये नजर आ रहा है, मैं वाली बात क्या नजर आ रही है पीएम में? अगर ये बात मार्केटिंग वाली बात उठी थी और यूपीए सरकार ने भी उठाई थी कि हम अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पाए आज इसलिए बिछड़ गए, और अगर कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसके लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। नहीं, देखिए, अभी मुझे लगता है कि 7-8 महीने सरकार को बने हुए हैं और कुछ फैसले मोदी सरकार ने किए, चाहे वो मेक इन इंडिया का हो या स्वच्छ भारत का हो या जनधन योजना हो या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना हो, इस प्रकार की हो। तो कोई भी सरकार आती है वो 2-4 कार्यक्रम लेके आती है शुरू में कि भाई जनता को बताना है। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने कार्यक्रम तो बता दिए कि हम ये योजना है, अभी थोड़ा सा टाइम हमको देना पड़ेगा और उसमें साल भर इंतजार करना पड़ेगा कि ये जो योजना बताई हैं इसका देश के जमीन पे कितना फर्क पड़ा। क्या जनधन योजना से आम गरीब को, आम आदमी को लाभ हुआ? क्या मेक इन इंडिया से देश के नौजवान को रोजगार मिला? क्या स्वच्छ भारत से देश साफ हुआ? ये जवाब 1.5 साल बाद मोदी सरकार से देश की जनता मांगेगी, लेकिन तब तक हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जहां तक पुष्परंजनी झांकी की बात कही, अगर मुझे याद आता है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पहली निकली थी गणतंत्र दिवस परेड, उसमें भी भारत ने अपनी एक झांकी प्रस्तुत की थी कि हम औद्योगिक विकास भी अपने देश का करेंगे, लेकिन मशीनों का अंतर था। आज शेरनुमा एक मेक इन इंडिया बना, हमने देखा। उस समय कुलपुर्जे टाइप जोड़ के झांकी बनाई गई थी। तो झांकियां जो होती हैं वो एक देश के वैभव को प्रदर्शन करने का एक माध्यम होती हैं, और मुझे लगता है राजपथ पे आज शायद मोदी सरकार ने ओबामा को यही दिखाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान जैसा आप वहां बैठ के समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हिंदुस्तान सैन्य दृष्टि से ताकतवर है, हिंदुस्तान अपनी सांस्कृतिक विरासत से ताकतवर है, हिंदुस्तान हर लिहाज से ताकतवर है। उन्होंने शायद मुझे लगता है राजपथ से यही संदेश देने की कोशिश की है दुनिया को कि भाई आप देख लो हिंदुस्तान क्या है। नहीं, लेकिन मनोज जी उसमें क्या है कि राजनीतिक एजेंडा जो आपका है वो उसमें परिलक्षित हो रहा था, उसे आप प्रदर्शित कर रहे थे। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया, आज उनके लिए एक एजेंडा हो गया। उनके यहाँ जो बेटी योजना जो थी, बेटी श्री या कुछ ऐसा ही नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली,
उनके यहाँ 10 लाख लड़कियों का उत्थान किया गया उस योजना के तहत। पश्चिम बंगाल वो झांकी निकालना चाहता था उसी योजना के अनुसार, लेकिन यहाँ उसको जब ग्रीन सिग्नल नहीं मिला गृह मंत्रालय की तरफ से, तब उसे उन्होंने पश्चिम बंगाल की कोई झांकी नहीं निकली, कई प्रदेशों की झांकी नहीं निकली है। तो उसका भी राजनीति, राजपथ को आपने उस राजनीति से क्यों जोड़ दिया अपने एजेंडा से? विष्णुरंजन जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। इससे पहले अगर हम साल के कुछ वर्षों में देखें तो ऐसे आरोप बीजेपी सरकारें लगाती थी कि साहब हम ये झांकी निकालना चाहते थे, हमें केंद्र सरकार ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रपति और गणतंत्र दिवस है, ये पूरे देश का है, सारे प्रदेशों का है, और इसमें शायद सहभागिता सारे प्रदेशों की होनी चाहिए इस पर सियासत तो नहीं, लेकिन राजनीति होती रही है इन सब चीजों पर, लेकिन नहीं होनी चाहिए। और इसमें हमने एक खास बात ये देखी है कि इस परेड में कि नारी शक्ति जो नाम दिया गया वो बाकायदा उसमें उभरकर सामने आया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये अच्छी बात। और भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। श्रीमणी जी, जिस तरीके से यूएन में स्थायी सीट के लिए अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, जबकि भारत प्रयास करता आ रहा है, अगर यहाँ पर ये बात बनती है तो वाकई में बड़ी बात होगी। किस तरीके से आप इस पॉइंट को ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर अमेरिका, समर्थन की बात अमेरिका कर रहा है, निश्चित रूप से ये अपने देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पर ये अभी भी देखने की बात है कि वो ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आता है तो बहुत सारी बातें यहाँ कह के वो जाते हैं, और जैसे ही सीमा क्रॉस करते हैं, इसे पाकिस्तान के संदर्भ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इशारा औपचारिकता की ओर है शायद। नहीं, मैं पूरे सम्मान के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका भारत की इस मांग का समर्थन करता है और भारत को इसमें सफलता मिलती है अमेरिका के समर्थन से, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। मैं केवल एक बात उसमें जोड़ रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से जाने के बाद भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं, तो इसलिए कि मैंने कई बार ऐसा महसूस किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिका का कोई भी सरकारी नुमाइंदा जब भारत आता है तो भारत की सीमा में रह के वो कुछ बातें करता है, और जैसे ही सीमा क्रॉस, अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे आगरा को लेकर के, और वो कहाँ जाएंगे यहाँ के बाद, तो ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं और ऐसा वो करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत के हित में है, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है जिस पर हम खुश हो सकते हैं। 2 पॉइंट, एक उपलब्धि के तौर पर, और दूसरा पॉइंट ये कि बॉर्डर क्रॉस करते ही कहीं सोच ना बदल जाए। राकेश जी, क्या आपका भी यही मत है इस पर? ओबामा से पहले किसी और अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हम भारत के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। ये पहले राष्ट्रपति जिन्होंने ये कहा है। अब वो परमानेंट सीट जो मिलेगी, क्या उसमें वीटो पार होगा, नहीं होगा, और कौन से मुल्क होंगे जिनको की परमानेंट सीट मिलेगी, ये देखने की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है उठा है, जो कि दुनिया के सामने अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा है कि हम भारत को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर के तौर पर देखना चाहते हैं। असर किसका है, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि अगर आज अमेरिका ऐसे मुद्दे पर हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हुआ है? अमेरिका ने देखा है कि भारत एक उभरती शक्ति है। भारत प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, पहले ये नहीं हुआ, अब हुआ है, तो असर किसका? नहीं, असर केवल एक आदमी का नहीं है, ये पूरी दुनिया में को पता चल रहा है कि भारत उभरती शक्ति है और इसको रिकग्निशन मिल रहा है और मिलेगा। ये आज नहीं तो कल। इसमें मैं नरेंद्र मोदी या डॉक्टर मनमोहन सिंह, किसी को, एक व्यक्ति को नहीं इसका श्रेय दे सकता। ये उभरती शक्ति है, ये पूरे मुल्क की बात है। आपने उस दौर में देखा था, मनमोहन सरकार के दौर में, कि अर्थव्यवस्था कहां से कहां पहुंच गई थी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, लोग परेशान थे। एक संकट का जो समय है वो उभर कर सामने आया था। तब में और अब में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो मार्केटिंग की बात है कि ये बात सही है कि जिस तरीके से पहले ग्रोथ रेट था उस तरीके से नहीं था। 9% से ग्रोथ रेट आकर 5% पहुंच गया, लेकिन अभी भी ग्रोथ रेट हमारा 9% फिर से नहीं उभरा है। हाँ, लोगों को उम्मीद दिख रही है और मैं पूरी आशा करता हूं कि हमारा ग्रोथ रेट फिर से आ जाए। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हाँ, भारत का ग्रोथ रेट शायद चाइना को भी क्रॉस करेगा। लेकिन ये बात भी हमको सोचनी चाहिए, तारीफ की है कि ग्रोथ रेट क्रॉस करेगा, इकोनॉमी नहीं। अगर ग्रोथ रेट हमारा क्रॉस भी करता है तब भी
50 से पहले शायद हमारी इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के बराबर नहीं हो पाएगी। ये भी हमको सोचना चाहिए। ठीक है, मनोज जी का इस पर पॉइंट ले लेते हैं। यूएन में स्थायी सीट के लिए अमेरिका भारत का समर्थन करेगा, इस बात पे कितना दम, और आज अगर ये बात कहने के लिए अमेरिका राजी हुआ है तो क्रेडिट किसको जाता है? नहीं, देखिए रामशरण मणि जी ने जो बात कही उससे काफी हद तक मैं सहमत हूँ कि भाई यहाँ पर आते हैं, आप कहते हो चले जाते हो कि भाई भारत को जगह मिलनी चाहिए। अरे भारत मोहताज होकर थोड़ी आपसे मांग रहा है। दुनिया का एक ताकतवर लोकतांत्रिक देश है, दुनिया में हमारी आबादी दूसरे नंबर पर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है अपनी, हमारा हक है, वो हमें बहुत पहले मिलना चाहिए था। लेकिन आज अमेरिका का इसका समर्थन कर रहा है तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जहां तक नियत की बात है, मुझे थोड़ा नियत पे कहना है इस बार, जो ओबामा जी की बात आती है। देखिए इससे पहले जो राष्ट्रपति या आते थे, वहां से नेता आते थे, वो आते भारत में थे या पहले पाकिस्तान जाते थे, फिर पाकिस्तान से होते वो भारत आते थे, फिर भारत से होते वो पाकिस्तान जाते थे, या भारत से जब उड़ते थे तो एक पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे आते थे, या जब अमेरिका से उड़ते थे तो पाकिस्तान के पहले बयान देते थे, फिर भारत में आके दूसरी राजनीति करते थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ओबामा वहां उड़ने से पहले उनकी सरकार ने क्या कहा, पाकिस्तान या हाफिज सईद पर लगाम लगाओ, कोई आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए। ये बदलता हुआ एक नजरिया है जिसे हमें गंभीरता से देखना चाहिए। दूसरी चीज है, आज अगर स्थायी सदस्यता की बात अमेरिका कर रहा है तो उसकी भी जरूरत है। जिस प्रकार से दुनिया में परिस्थितियां बदल रही हैं, इस तरह से देशों के समीकरण बदल रहे हैं। आप देखिए इस यात्रा पे चीन और पाकिस्तान दोनों की एक सी प्रतिक्रिया आई है कि ये प्रतीकात्मक एक यात्रा है। ये चीन और पाकिस्तान की एक प्रतिक्रिया आई है दोनों की। अब ये क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि भारत की अफगानिस्तान में भूमिका होने वाली है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत की भूमिका रहने वाली है उसे अमेरिका समझता है। क्या चीन से ठीक है, उसके अपने रिश्ते हैं अमेरिका के, लेकिन आर्थिक एक सुपर पावर क्या चीनी दुनिया में बनेगा, उसको भी नियंत्रण अमेरिका को करना है। जो बात पुष्प रंजन जी कही कि वो कल ताजमहल जाने की जगह मंगलवार को सऊदी अरबिया जा रहे हैं, तो वो मिडिल एशिया से जोड़ता हूं ओबामा को। उनके लिए शायद वहां के हित भी, जो तेल की राजनीति है वो भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो इराक में और दूसरे जो मुस्लिम देश हैं उनमें जिस प्रकार का आतंकवाद पनप रहा है वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका अपने हित भी देख रहा है, इन हितों की राजनीति में हम अपना हित देख रहे हैं। अगर हमें स्थायी सीट मिलती है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती देश के लिए। पुष्प रंजन जी, यूएन वाले पे मैं आपका पॉइंट जानना चाहूंगी, और साथ में ये भी कि मोदी ने बकायदा जब द्विपक्षीय वार्ता कल हुई समझौते हुए, उस पर साफ तौर पर कह दिया, और ये प्रश्न उठा था वहां पर कि अगर अमेरिका का किसी के साथ, चाहे चीन हो या फिर और कंट्री हो, कोई भी समझौता होता है, भारत पर कोई दबाव नहीं है, भारत स्वतंत्र है और हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ना हमें कोई दबा सकता है। अपनी बात कहने से हिचके नहीं है, वो दोस्ती की है तो बात भी सामने रखी है। विपनेश जी, एक इस पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया में आप से एक बात पे मैं सहमत हूँ, मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि इसमें, व्यापार अपनी जगह पे है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति के मुंह से निकलवा देना कि संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए भारत के बारे में सोचा जा सकता है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस पूरी यात्रा में की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा कि रही है। अब इसे कैसे इनको परस्यू करना है लगातार, क्योंकि अमेरिका चाहे कि उनकी शर्तों पे अमेरिकन मूड पे आए भारत, जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में भारत की भूमिका देखना चाहता है, जिस तरह से भारत को यूक्रेन की भर्त्सना करनी चाहिए थी, वैसा हुआ नहीं। एक पत्रकार ने हैदराबाद हाउस में सवाल पूछा, वो बल्कि उससे उसके हलक से निकलवाया गया, वो प्लान्ड क्वेश्चन था और प्लान्ड जवाब था, वो एक तरह से कूटनीति का हिस्सा था। लंबा जवाब देना पड़ा। हाँ, नहीं, ओबामा असल में उस जवाब के माध्यम से भारत की प्रतिक्रिया लेना चाहते थे, लेकिन भारत जितने भी रणनीतिकार थे वो चुप थे इस मामले में, वो टटोल रहे थे भारत की प्रतिक्रिया को। अगर भारत की हामी भी होती उस पर तो एक तरह से ये लगता कि भारत के खेमे में धीरे धीरे भारत के मिजाज पर जो जैसा अमेरिका चाह रहा है, अमेरिका को इस इलाके में अपना एक वैसा दोस्त चाहिए जैसा यूरोपियन देश, पश्चिमी यूरोप उसके तरफ हैं, वैसा चाहिए उसे। तो इसलिए अभी उस साख को खड़ा करने में मोदी जी को वक्त लगेगा। मोदी जी अभी भी गाइडेड हैं दूसरी शक्तियों से। ठीक जी, बिल्कुल। केवल यूक्रेन के सवाल पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वहां जो उन्होंने लंबा जवाब दिया, वहां उनकी ऑडियंस भारत के लोग नहीं थे, वहां उनकी अमेरिकन ऑडियंस के लिए वो जवाब था कि वो उनको अपनी राजनीति भी देखनी है। तो वो जो लंबा चौड़ा जवाब दिया उन्होंने यूक्रेन के बारे में, उस वक्त वो अपनी राजनीति देख रहे थे, अमेरिका में क्या लोग सोचना चाहते हैं, यही मतलब नहीं। लेकिन भान साहब, इस तरह की बात, यूक्रेन से संबंधित बात, जहां जहां ओबामा गए हैं, उनके पिछले टूर की बात आप देख लें, जहां जहां गए हैं यूक्रेन पर उन्होंने हमला किया है, अमेरिकन
किसी भी डिप्लोमेट ने छोड़ा नहीं है, ओबामा की लाइन पे ही हमला किया है। वो दरअसल इस सवाल के माध्यम से भारत की हामी चाहते थे, भारत भी किसी न किसी तरीके से आलोचना करे पुतिन की नीतियों की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस पूरे इस यात्रा में। शिरोमणि सर, ये जो टेररिज्म की बात निकल कर आई और ये कहा भी जा रहा था वाकई में नासूर बन गया विश्व के लिए आतंकवाद, और ये लगा कि इस पर एक कोई सीरियस जो पॉइंट है कुछ ऐसा निकल कर आएगा। यहाँ पर भी वही बात जो पहले हुई कि साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, मगर असर कुछ था नहीं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे तब भी इस पर बात हुई थी और तब भी साथ साथ की बात सामने निकल कर आई थी। यहाँ से आपको कितनी सीरियसनेस नजर आई है इसको लेकर? देखिए, आतंकवाद तो ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और भारत पहले भी कह चुके हैं। अभी इस यात्रा से पहले भी इस तरह की बातचीत हुई थी, और हमारे जो अपने प्रधानमंत्री हैं वो तो आतंकवाद को ख़त्म करने पर एकदम तुले हुए हैं। तो ये ऐसे ही लगता है कि वो इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, अमेरिका भी उनकी मदद करेगा। आतंकवाद को ख़त्म करने का अगर कोई एकमात्र हीरो है तो वो तो अमेरिका होता है। वो हर जगह ख़त्म करता है, वो जो भी आतंकवादी दिख जाता है उसको ख़त्म कर देता है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आतंकवाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे आप एक झटके में हल कर लेंगे। एक झटके में आप आतंकवाद खत्म नहीं, उसी कोशिश की हम बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल क्या वो कोशिश होती नजर आई है? मैं यही बात कहने जा रहा हूँ कि पिछली सरकार के रहने तक और इस सरकार के आने तक बीच में एक बार ऐसा लग रहा था कि जब नई सरकार बनेगी, और जिसकी संभावना पहले से लग रही थी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी की सरकार बनेगी, तभी लोगों को ये लगने लगा था, ये विश्वास जगने लगा था कि अब कम से कम भारत में आतंकवाद के लिए बहुत कम जगह बचेगी। अब ये अलग बात है, अब ये आंकड़ों से और घटनाओं से अगर हम देखें कि कितनी घटनाएं हुई क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये बात समझा पाएगा? क्योंकि अभी आपने देखा कि अमेरिका ने वार्न किया पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ा। बेसिक सवाल यही है जिसको आप उठा रही हैं। अभी जब मैं कह रहा था तो मैं इस ओर इशारा कर रहा था कि अमेरिका भारत आया हुआ है तो वो भारत को लेकर के बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा पेंच है जो अमेरिका के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जिसको लेकर चर्चा नहीं हुई। निश्चित रूप से इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप आतंकवाद को खत्म करने की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करेंगे तो बिना पाकिस्तान के वो संभव। मैं पाकिस्तान को साथ लेके चलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आतंकवाद के मूल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान को अगर आप किसी तरह से प्रश्रय देंगे, आप ये कहने से नहीं होगा कि पाकिस्तान को आपने कह दिया वहाँ के प्रधानमंत्री को कि मैं जा रहा हूँ वहाँ कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लखवी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कहने और करने में बहुत फर्क इससे नहीं, आतंकवाद की समस्या को खत्म करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और बहुत जड़ से खत्म करने के लिए बहुत तरह के प्रयास करने पड़ेंगे। ये सिर्फ कहने से नहीं। इसके बावजूद अगर हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, अमेरिका अगर ये कह रहा है कि हम साथ मिलके और दुनिया के तमाम देशों को साथ लेके लड़ेंगे और ख़त्म करेंगे, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी तरह से खत्म होना चाहिए। वो अगर हमारी सरकार उसमें कुछ भी करती है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है सर, राकेश भांजी, जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर जो इश्यू उठना चाहिए था, पाकिस्तान को लेकर जिक्र नहीं हुआ, ये सवाल कई लोगों ने भी पूछा, जहन में था। और साथ में क्वेश्चन ये भी है कि 3 स्मार्ट सिटी बनाने में हेल्प करेगा अमेरिका, और हॉटलाइन की शुरुआत हुई है। तो ये जो हमारे आखिरी पॉइंट है, इस पर आपका व्यू क्या है? जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, बिल्कुल हिंदुस्तान के ये फायदे में है, और अगर टेक्नोलॉजी हमारे अमेरिका से आती है अच्छी बात है। जहाँ तक आतंकवाद की बात है, हाँ मैं कुछ और सुनना चाहता था। अब ये इस वक्त पता नहीं है कि अंदर कुछ बात हुई है जो कि उन्होंने पब्लिकली डिस्क्लोज की है या नहीं की है। हो सकता है कि कुछ बातचीत हुई है और सरकार ने ये फैसला किया हो कि इस वक्त उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उम्मीद ये मैं रख करता हूँ अब, क्योंकि हाँ जब तक आतंकवाद का कोई हल नहीं निकलता तो हमारे मुल्क में करोड़ों रुपए हम साल नहीं हर हफ्ते हम खर्च रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर हो, वो माओवाद के खिलाफ झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो या नॉर्थ ईस्ट में हो। तो ये तो आतंकवाद की जो बात है, इसको समस्या का समाधान हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें केवल पाकिस्तान के अलावा कुछ और आर्थिक सुधार भी हमको लाने पड़ेंगे। जी मनोज जी,
इस पर आपका व्यू क्या है तीनों पॉइंट्स? मुझे लगता है कि शायद पहली बार कोई राष्ट्रपति अमेरिका से आया, कोई शक्तिशाली देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आया, उस मुद्दे में से पाकिस्तान और पाकिस्तान का आतंकवाद गायब रहा। ये ठीक है कि हमारे लिए पाकिस्तान में पलता हुआ आतंकवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका को बड़ी बात है, मनोज एकदम ठीक कह रहे हैं। अमेरिका को अगर मुख्य ही गायब है तो अमेरिका को अफगानिस्तान में भी उस चीजों को देखना है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आतंकवाद के खिलाफ भारत को अपने आप लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसी देश के भरोसे नहीं लड़नी पड़ेगी। अमेरिका सहयोग दे, कितना दे वो अच्छी बात है, दे नहीं दे, उन्हें पाकिस्तान में ड्रोन हमले करने हैं, आतंकवादी मारने हैं, फिर उसका मुआवजा भी पाकिस्तानियों को देना है। अफगानिस्तान में भी सेना ले जानी है, फिर वहां भी निपटना है। तो अमेरिका के पाकिस्तान से अपने रिश्ते हैं, हमें अपने ढंग से निपटना है, और इस कूटनीतिक लड़ाई में हमें अपने हित हर तरह से देखने हैं। और मुझे लगता है मोदी सरकार ने इस यात्रा में सिर्फ पॉजिटिव एक संकेत देने का कोशिश किया है, पाकिस्तान आतंकवाद सब दूर रखने की कोशिश की गई। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया एक लाइन पुष्परंजन जी। ओबामा की वजह से आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण यहाँ पर होगा। भारत अब तक पाकिस्तान के आतंकवादियों से जूझता रहा, अपने अड़ोस पड़ोस के आतंकवादियों से जूझता रहा है। ओबामा की वजह से आईसिस या दूसरे जो अल कायदा या बड़े आतंकवादी जो ग्लोबल स्तर पे हैं, वो अब भारत की ओर मुड़ेंगे, भारत की तरफ टारगेट करेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल एक बार फिर से यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो समझौते हुए हैं, जो बातचीत हुई है, जो न्यू केमिस्ट्री निकलकर सामने आई है ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच में, क्या वो धरातल पर उतरेगी, कब और कैसे, देखना होगा भविष्य में। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।